आज का टॉपिक है सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत परिचय एवं उनके अनुप्रयोग। सूक्ष्म जैविक जीव वे जीव होते हैं जो वातावरण में पाए जाने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें नग्न आँखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। ये समान रूप से हमें दिखाई नहीं देते, इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से ऐसे जीव जो हमारे आसपास उपस्थित होते हैं और लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी पदार्थों का निर्माण करने में सहयोग करते हैं और यही सूक्ष्म जीवों में रोग उत्पन्न भी करते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जिसके अंतर्गत हम जो अध्ययन करते हैं सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जिन्हें हम सामान्य आँखों से नहीं देख पाते हैं, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से इसमें जो सूक्ष्म जीव हैं मुख्य रूप से जीवाणु, कवक और वायरस होते हैं। तो ये इसमें मुख्य रूप से हम सबसे पहले देखते हैं जीवाणु के अनुप्रयोग। जीवाणु के अनुप्रयोग मुख्य रूप से जो हमारे लिए बहुत सारे जो दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थों के निर्माण करने के लिए आवश्यक होते हैं। ये सबसे पहले हम देखते हैं जीवाणु के अनुप्रयोग के अंतर्गत पहला है डेयरी उद्योग में। डेयरी उद्योग के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं दही एवं मक्खन। तो दही एवं जो मक्खन है ये दूध से बने हुए पदार्थ होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो दूध में पाए जाने वाली लैक्टोज शर्करा है ये लैक्टिक एसिड में बदलता है और ये इन शर्करा को, जो शर्कराएं हैं दूध में जो पाई जाने वाली शर्कराएं हैं, ये जीवाणु के माध्यम से अब बनते हैं। जीवाणु की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। इसके अंतर्गत आने वाले जो जीवाणु हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस की प्रजातियां होती हैं। लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस ये दूध से दही बनाने में उपयोग होने वाली, दूध से दही जब बनता है तो ये जीवाणु लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस जो जीवाणु हैं ये दूध से दही में परिवर्तित करते हैं। इसी तरह दूध या मक्खन जो बनते हैं ये लैक्टोबैसिलस डेलब्रूकी दूसरी एक प्रजाति है, लैक्टोबैसिलस डुलब्रूकी। लैक्टोबैसिलस डेलब्रूकी डेलब्रूकी ये भी जीवाणु जो डेयरी उद्योग में बनने वाले जो उत्पाद हैं इनके लिए ये जीवाणु दूध से दही बनाने में या मक्खन बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह पनीर ये भी डेयरी उद्योग का ही उत्पाद है। पनीर दूध से प्राप्त होने वाला पदार्थ होता है। इसमें लगभग 450 ग्राम में 450 ग्राम पनीर में
जो ऊर्जा पाई जाती है 1780 कैलोरी ऊर्जा होती है। तो इस तरह से इसमें 20 से 30% जो पाया जाता है वसा और 20 से 35% प्रोटीन और इसी तरह अल्प मात्रा में खनिज लवण पाए जाते हैं। अल्प मात्रा में खनिज लवण पाए जाते हैं। तो पनीर दूध से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं, जिसको पनीर के अंतर्गत 450 ग्राम पनीर से हमें 1780 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें पाए जाने वाली जो पदार्थ हैं 20 से 30% वसा होता है, 20 से 35% प्रोटीन होता है और अल्प मात्रा में खनिज लवण पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये भी दूध उत्पाद जो पनीर है ये लैक्टोबैसिलस की वंश जातियों से प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के पनीर प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें एक दृढ़ पनीर होता है और दूसरा है अर्ध दृढ़ पनीर। इसके बाद आता है डेयरी उद्योग के अंतर्गत मठा। मठा ये भी जीवाणु से प्राप्त होने वाले उत्पाद होते हैं। लैक्टोबैसिलस की प्रजातियां ये दूध से ही जब दही बनता है और दही को मथने के बाद जो तरल पदार्थ होते हैं ये कहलाते हैं मठा। तो इसमें जो दूध से जब दही बनता है, दही से जब मथने के बाद जो मक्खन को अलग किया जाता है, अलग करने के बाद जो बचा हुआ पदार्थ होता है वह होता है मठा। तो मठा के अंतर्गत पाई जाने वाली जो जीवाणु हैं ये लैक्टोबैसिलस की प्रजातियां होती हैं। लैक्टोबैसिलस की प्रजातियां। डेयरी उद्योग के अंतर्गत है चौथा योगर्ट। योगर्ट मठे जैसा एक खट्टा पदार्थ तरल दुग्ध उत्पाद है। ये स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस नामक बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस नामक जीवाणु से प्राप्त होते हैं। जीवाणुओं की उपस्थिति में ये योगर्ट का निर्माण किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस। लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस तो योगर्ट मट्ठे जैसा खट्टा तरल दुग्ध उत्पाद होता है। ये भी जीवाणु की उपस्थिति में
ये प्राप्त होते हैं। और इस तरह से जो इनका उपयोग ज़्यादातर व्यापारिक स्तर पर भी उत्पादन किया जाता है। तो इसमें इसके जो उत्पाद जो प्राप्त होते हैं, इनमें जो प्राइमर के रूप में जो जीवाणु लिए जाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस, लैक्टोबैसिलस, वल्गेरिकस नामक जीवाणु लिए जाते हैं। इसी तरह ये था डेयरी उद्योग के क्षेत्र में दही एवं मक्खन प्राप्त करने के लिए जीवाणुओं की उपस्थिति में ये प्राप्त होते हैं। इसी तरह पनीर, दूध से बना हुआ उत्पाद है पनीर। मठा, ये भी दूध से बने हुए उत्पाद होते हैं। इसी तरह योगर्ट, जो कि दूध से बना हुआ, ये भी उत्पाद है। और इन सबके लिए विभिन्न जीवाणु की उपस्थिति में ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसके बाद देखते हैं डेयरी उद्योग के बाद दूसरा है कृषि के क्षेत्र में। दूसरा अनुप्रयोग, जीवाणु का जो अनुप्रयोग है कृषि के क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र में जीवाणु का अनुप्रयोग सबसे पहले है इसके अंतर्गत नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसमें जो जीवाणु हैं ये वातावरण में स्वतंत्र रूप से जो भूमि में पाए जाते हैं, जैसे कि क्लस्ट्रीडियम और एजोटोबैक्टर। स्वतंत्र नाइट्रोजन जो कि भूमि में पाए जाने वाले हैं, पाए जाते हैं क्लस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, क्लस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, ये भूमि में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले नाइट्रोजन हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कुछ लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में पाए जाने वाले जो जीवाणु हैं, ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जैसे कि राइजोबियम। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और इस तरह से ये जीवाणु भूमि की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाते हैं। दूसरा है इसके अंतर्गत कृषि के क्षेत्र में, दूसरा नाइट्रीफाइंग। नाइट्रीफाइंग जीवाणु तो वायुमंडल में जो उपस्थित अमोनिया है, इस अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं और नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में बदलता है।
तो वायुमंडल में जो उपस्थित नाइट्रीफाइंग जो जीवाणु हैं ये अमोनिया को नाइट्राइट में और नाइट्राइट को फिर नाइट्रेट में बदलते हैं। तो इस तरह यहाँ पर ये भी भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं। इसके अंतर्गत जो जीवाणु हैं जिसमें नाइट्रीफाइंग जीवाणु के अंतर्गत नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, जीवाणु का नाम है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। तो इस तरह से नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर जीवाणु हैं जो नाइट्रीफाइंग जीवाणु के अंतर्गत आते हैं और ये भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं। तीसरा, इसमें जो मृत जीवों को सड़ाते हैं, मृत जीवों को सड़ाना। कुछ ऐसे जीवाणु हैं जब जीवों की मृत्यु होती है तो इनको अपघटित कर लिए जाते हैं और इस तरह से उनमें जो उत्सर्जित कार्बनिक पदार्थ हैं उनको सड़ाकर अपघटक के रूप में वापस भूमि में उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं। और इस तरह से ये जो जीवाणु हैं ये वातावरण को पुनः जो कार्बनिक पदार्थ हैं वापस वातावरण में ला दिए जाते हैं, या कह सकते हैं कि एक प्रकार की ये पर्यावरण का सफाई करते हैं। ये था कृषि के क्षेत्र में। अब आगे है सिरका उद्योग में। तीसरा जीवाणु का अनुप्रयोग के अंतर्गत है सिरका उद्योग। सिरका उद्योग में जो फर्मेंटेशन की क्रिया होती है ये जीवाणु की उपस्थिति में होता है। इसमें शर्करा का फर्मेंटेशन होता है C6H12O6 ईस्ट की उपस्थिति में ये अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इस तरह से शर्करा से ये अल्कोहल में बदल जाते हैं और ये अल्कोहल फिर एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की साथ क्रिया होता है तो ये जीवाणु की उपस्थिति में होता है एसिटोबैक्टर एसिटी, जिससे बनता है एसिटिक अम्ल। ये अल्कोहल एसिटिक अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और यह जो क्रिया है एसिटिक जब बनता है तो अल्कोहल से जब एसिटिक अम्ल बनता है तो उस समय जीवाणु की उपस्थिति से यह क्रिया होती है। जीवाणु जिसमें एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु का नाम है, एसिटोबैक्टर
एसीटी, एसिटोबैक्टर, एसिटी जीवाणु की उपस्थिति में ये एसिटिक अम्ल का निर्माण करते हैं। इसी तरह रेसे की रेटिंग में चौथा जीवाणु का अनुप्रयोग रेसे की रेटिंग। रेसे प्राप्त करने के लिए जो जीवाणु विभिन्न पौधों से के तनों से रेशों को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है रेटिंग। ये जीवाणु की उपस्थिति में यह क्रिया होता है और ये पादपों से उनके रेशे को अलग कर दिए जाते हैं। क्लस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम नामक जीवाणु की उपस्थिति में यह रेटिंग की प्रक्रिया होती है, जिसमें पौधों के तनों से जो रेशे अलग किए जाते हैं ये क्लस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम नामक जीवाणु के द्वारा अलग किए जाते हैं। पांचवा है चमड़ा उद्योग में चमड़ा उद्योग में भी ये चमड़े से वसा का विघटन जीवाणुओं के द्वारा किए जाते हैं। चमड़ा जो कि जंतुओं की बाह्य त्वचा जो होती है, जिसमें इसे चमड़ा कहते हैं, उसकी त्वचा में जो वसाएं होती हैं उन वसाओं को अलग करने के लिए जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। छठवां है औषधि। औषधि उद्योग में औषधि उद्योग के अंतर्गत प्रतिजैविकों का उत्पादन। प्रतिजैविक वे पदार्थ होते हैं जो जीवों में ये ऐसे पदार्थ हैं जो जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं और ये बीमारियों को अच्छा करने के लिए किया जाता है। प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित जटिल रासायनिक पदार्थ हैं और ये दूसरे जीवों को नष्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इस तरह से जो एंटीबायोटिक हैं, प्रतिजैविक हैं, जैसे कि एक्टिडीन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस एक्टिडीन ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस नामक जीवाणु से प्राप्त होता है और ये इसका उपयोग कवक जनित पादप रोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं। एक्टिडीन, इसी तरह एम्फोमाइसिन, दूसरा जो एंटीबायोटिक है एम्फोमाइसिन। तो ये इसके जीवाणु हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस कैरस। स्ट्रेप्टोमाइसिस कैरस नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। इनका उपयोग भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनसे जो उत्पाद के लिए उपयोग इनके विरुद्ध उपयोग किए जाते हैं। इसी तरह ल्यूकोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, नियोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये विभिन्न
एंटीबायोटिक्स हैं जो विभिन्न जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं और इनका उपयोग जो जीवाणु ही या सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न बीमारियों के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसी तरह औषधि क्षेत्र के अंतर्गत इसमें पहला था प्रतिजैविक के उत्पादन में। अब दूसरा है जिसके अंतर्गत विटामिन उत्पादन में। जीवाणु के अनुप्रयोग के अंतर्गत औषधि उद्योग में अनुप्रयोग देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम अभी देखें एंटीबायोटिक या प्रतिजैविकों का उत्पादन। विभिन्न प्रकार के जीवाणु विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं से विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स प्राप्त होते हैं जो जीवाणुओं के रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। तो इसी तरह औषधि के क्षेत्र के अंतर्गत विटामिन उत्पादन में औषधि के अंतर्गत था प्रतिजैविक का उत्पादन। अब दूसरा इसमें विटामिन का उत्पादन। तो इसमें भी विभिन्न प्रकार के विटामिन उत्पादन होते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन B2। पहला है इसमें विटामिन B2। इस विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन के नाम से भी जाना जाता है। राइबोफ्लोविन, इस विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं, या राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का जो पूरा नाम है। विटामिन B2 को और क्या कह सकते हैं हम? राइबोफ्लोविन विटामिन कहेंगे। इसमें जो जीवाणु हैं ये कड़वा, गंधहीन, पीले संतरी रंग का पाउडर होता है के रूप में होता है। ये मानव की वृद्धि एवं जनन के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन B2 मानव की वृद्धि और जनन के लिए आवश्यक विटामिन्स हैं। तो इनका संश्लेषण, रासायनिक संश्लेषण भी इसका किया जाता है, लेकिन आजकल इसका जो व्यापारिक स्तर पर जो उत्पादन किए जाते हैं ये जैव तकनीक के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये क्लस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। क्लस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम क्लस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम नामक जीवाणु से प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से विटामिन B2 जो कि राइबोफ्लोविन है, यही विटामिन B2 मानव की वृद्धि और जनन के लिए आवश्यक होते हैं और ये व्यापारिक स्तर पर जैव तकनीक के माध्यम से क्लस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम नामक जीवाणु से प्राप्त किए जाते हैं। क्लस्ट्रीडियम और है इसमें क्लस्ट्रीडियम ऑटोब्यूटेरिकम, क्लस्ट्रीडियम ऑटोब्यूटेरिकम।
ये जीवाणु के इनके नाम हैं जो कि विटामिन B2 से प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा विटामिन है विटामिन B12। ये विटामिन B12 या जो कि विभिन्न जो जीवाणु हैं इसका नाम कोबालामिन, विटामिन B2 का नाम है कोबालामिन। विटामिन B12 को B12 या कोबालामिन के नाम से जानते हैं। ये पानी में विलय होते हैं। इसका उपयोग रक्त अल्पता और भूख लगने के लिए किया जाता है। ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिवेसियस जीवाणु का नाम है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिवेसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिवेसियस नामक जीवाणु से विटामिन B12 प्राप्त किए जाते हैं। इसी तरह और भी जो जीवाणु हैं बैसिलस मेगाथीरियम, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस और बैसिलस मेगाथीरियम बैसिलस मेगाथीरियम ये व्यापारिक स्तर पर स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिवेसियस एवं बैसिलस मेगाथीरियम नामक जीवाणु से विटामिन B12 प्राप्त किया जाता है। इसी तरह विटामिन C तीसरा है। विटामिन C इसे एस्कॉर्बिक या फिर इसको कहेंगे एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C या एस्कॉर्बिक अम्ल ये भी जीवाणु से एसिटोबैक्टर नामक जीवाणु से प्राप्त होता है और इसका जो उत्पादन है शर्करा का डीसॉर्बिटाल से एसिटोबैक्टर के द्वारा किया जाता है। ये एसिटोबैक्टर की सहायता से विशिष्ट शर्करा एल सॉर्बोज प्राप्त किए जाते हैं और ये जो एल सॉर्बोज है शर्करा, इस शर्करा का जब उत्पादन किया जाता है तो ये डीसॉर्बिटाल से एसिटोबैक्टर की सहायता से प्राप्त करते हैं। जीवाणु का नाम है एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर से एल सॉर्बोज प्राप्त किए जाते हैं। तो इस तरह से ये विटामिन B2, B12 और विटामिन C ये जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। इसी तरह एंजाइम उत्पादन, कुछ जीवाणु एंजाइम का उत्पादन करते हैं, जैसे कि शाकाहारी जंतुओं के आहार नाल में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन करने वाले एंजाइम सेलुलोज को श्रवण करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज का पाचन करने के लिए सेलुलेज का श्रवण करते हैं।
उसी तरह बैसिलस सब्टिलिस, ये जीवाणु हैं जिनका प्रोटीएज एंजाइम के उत्पादन में किया जाता है। बैसिलस सब्टिलिस तो एंजाइम के अंतर्गत, औषधि के क्षेत्र के अंतर्गत इसमें है एंजाइम उत्पादन। तो विभिन्न जो जीवाणु हैं अलग अलग प्रकार के एंजाइम साबित करते हैं। सेल्यूलेज, प्रोटीएज, पैक्टिनेज, ये जीवाणु के द्वारा ही श्रवण के बनते हैं। तो इसमें जो बैसिलस सब्टिलिस है जीवाणु है, बैसिलस सब्टिलिस, बैसिलस सब्टिलिस ये जो है ये प्रोटीएज एंजाइम के उत्पादन में किया जाता है। इन जीवाणु का जो उत्पादन बैसिलस सब्टिलिस ये प्रोटीएज एंजाइम के उत्पादन में किया जाता है। क्लास्ट्रीडियम की कुछ जातियां हैं जो पैक्टिनेज एंजाइम उत्पादित करते हैं। क्लास्ट्रीडियम की स्पीसीज जो पैक्टिनेज एंजाइम का श्रवण करते हैं, ये है क्लास्ट्रीडियम। पैक्टिनेज एंजाइम का श्रवण जो होता है क्लास्ट्रीडियम की प्रजातियों से होता है। तो इस तरह से हम विभिन्न उत्पाद के साथ साथ औषधि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सिरका उद्योग में, रेशे के रेटिंग के लिए, चमड़ा उद्योग में, औषधि के क्षेत्र में जीवाणुओं के अनुप्रयोग को देखते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही आवश्यक हैं और ये हमें जीवाणु के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। जीवाणु की उपस्थिति में उनमें क्रियाएं के फलस्वरूप बनती हैं या कुछ एंजाइम स्रावित करते हैं जीवाणु जो क्रियाओं को करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह से हमारा सूक्ष्म जैविकी एवं परिचय के अंतर्गत जो अनुप्रयोग है, जीवाणु के अनुप्रयोग के बारे में आपने आज अध्ययन किया। धन्यवाद।